इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। ब्रिटिश शासन से पहले भारत अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए जग भर में जाना जाता था। पूरी दुनिया में भारतीय उद्योग की मांग थी। ऊन, कपास, रेशम जैसी विभिन्न वस्तुएं देश के भीतर और बाहर प्रसिद्ध थी। सोने, चांदी, पीतल, बेल धातु से बने आभूषणों की अच्छी गुणवत्ता के लिए भारत पूरे जग भर में जाना जाता था। उन दिनों भारत के हाथी दांत, लकड़ी, पत्थर और संगमरमर में नक्काशी का काम जग भर में मांग में था। भारत अपने निर्यात के लिए जाना जाता था और उस समय किसी अन्य देश ने इस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया था जिनका भारतीय वस्तुओं के साथ आदान प्रदान किया जा सकता था। इसी वजह से यूरोप ने उन वस्तुओं को खरीदने के लिए बड़ी रकम का भुगतान भी किया था। इसीलिए भारत अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था और विश्व मानचित्र में एक अच्छी तरह से स्थिर स्थिति स्थापित की थी। और उस समय भारत का पारंपरिक उद्योग अत्यधिक मांग में था। फिर अंग्रेजों ने एक तरफ भारत की ओर कदम बढ़ाए और दूसरी तरफ इंग्लैंड में भारी शुल्क लगाकर भारत का कपास, रेशम और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए साल 1700 और 1720 में दो नियम लागू किए। लेकिन इससे भारतीय उद्योग पर कोई इतना खास प्रभाव नहीं पड़ा। एक लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने दो महत्वपूर्ण युद्ध जीते, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। और इन युद्धों के बाद भारत में विदेशी शासन शुरू हुआ। फिर भारत के औद्योगिकरण का दौर भी शुरू हुआ। अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि भारत में औद्योगिकरण आए। उसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना और ब्रिटिश उत्पादकों को भारतीय बाजार में उच्च दरों पर बेचना। उनका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय उद्योग को इस तरह से विकसित करना था कि वे कभी भी ब्रिटिश उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा न करें और हमेशा ब्रिटिशियर वस्तुओं पर निर्भर रहे। 1850 के बाद भारत का नया चरण शुरू हुआ, क्योंकि जूट, कपास और रेशम के बड़े पैमाने पर निजी उद्योग की स्थापना की गई। पहला जूट उद्योग कोलकाता में हुगली घाटी में 1854 में शुरू किया गया। माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाने के लिए भारत में रेलवे की शुरुआत की गई, जो कि पहली रेल लाइन 1854 में मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई। फिर अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में लोहा और इस्पात यानी कि स्टील और आयरन इंडस्ट्री की स्थापना करने की कोशिश की, जिसकी स्थापना 1807 में हुई और इसका श्रेय जमशेदजी टाटा और उनके बेटे दोराबजी को गया। भारत की प्रगति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कारखानों की कुल संख्या 1914 में 2936 से बढ़कर 1939 में 11,613 हो गई और उनमें लगे श्रमिकों की संख्या जो कि 9,50,000 से बढ़कर 17,50,000 हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत ने युद्ध में शामिल हुए बिना युद्ध सामग्री उपलब्ध कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन इस युद्ध के कारण भारत को आज़ादी दिलाने में कुछ हद तक आसानी हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हर छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग पर गंभीर असर हुई। हर चीज़ का उत्पादन कम हो गया। दुनिया में हर देश की हालत युद्ध के कारण खराब हो गई थी। इंडिया में इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, लेकिन तभी 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। इंडिया में आज़ादी मिलने के बाद इंडस्ट्रीज पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में ही चला गया था। लेकिन उस समय इंडिया में टेक्नोलॉजी की भी कमी थी, एजुकेटेड वर्कर्स की भी कमी थी और वर्ल्ड वॉर के कारण पूंजी की भी कमी हो चुकी थी। इसीलिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास इतने इनफ कैपिटल नहीं थे कि वे लोग अपने नए बिजनेस, नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनरी के साथ स्टार्ट कर पाए, और अगर ट्राई करते भी तो उसमें हाई रिस्क था। इसीलिए 1948 में उस समय के गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन पर पूर्ण नियंत्रण करके भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोल, पेट्रोलियम, एविएशन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, इस तरह के बड़े उद्योगों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था। शायद आपको पता भी होगा कि नवंबर 1952 में JRD टाटा से उस समय के PM जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन एयरलाइंस को गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया था। 1949 में गवर्नमेंट ने वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और इंडस्ट्रीज के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए। इसके बाद दो बड़ी इंडस्ट्रीज में इम्प्रूवमेंट भी देखने मिला था, स्टील इंडस्ट्रीज और कोल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उस समय रॉ मटेरियल भारी मात्रा में इंडिया के पास उपलब्ध थे। पर उस समय गवर्नमेंट समझ गई थी कि अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया जाएगा तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट, रेल, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इन सब फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया, बिकॉज इन सब फैसिलिटीज़ के बिना इंडस्ट्रीज़ की गति धीमी हो जाती है।
गवर्नमेंट ने इसके साथ बड़े स्केल के उद्योग एस्टेब्लिश करने पर ध्यान दिया, जैसे कि मशीनरी, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो कुल बात हुई बड़े स्केल के उद्योगों की। साथ ही में सरकार ने गृह उद्योग पर ध्यान देना शुरू किया। 1955 में कार्वे समिति बनाई गई जो कि लघु उद्योगों को प्रमोट करने का काम करती थी। उसके बाद 1977 में फिर से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अपडेट की। इसका कारण यह था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए और विलेज एरियाज़ के डेवलपमेंट पे काम किया जाए। और कुछ सालों बाद गवर्नमेंट ने 1991 में अगेन पॉलिसीज अपडेट की। इसका कारण यह था कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स हटा दिए जिसके कारण आयात निकास और भी आसान हो जाए। फर्स्ट एंड सेकंड रिवॉल्यूशन के समय भारत स्वतंत्र तो नहीं था और थर्ड रिवॉल्यूशन के समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 1991-92 में इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे तेज़ी से बढ़ते और ई कॉमर्स सेक्टर के साथ ग्लोबल आईटी इंडस्ट्रीज के रूप में उभरा था, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आईटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में सबसे आगे है। और आईटी इंडस्ट्रीज फोर्थ रिवॉल्यूशन के लिए बेस माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के सीईओ हमारे इंडियन ही है। इंडिया में फोर्थ रिवॉल्यूशन के टाइम पे 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, AI साइंस, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसी टेक्नोलॉजी आने लगी है। और आज के समय में भारत में 3D प्रिंटर्स जो कि बॉडी के ऑर्गन्स पे काम करता है, आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की तकनीक भी आ चुकी है। और डेटा कंज्यूमिंग करने के मामले में चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। मतलब कि इंडिया में 560 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स है। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका होती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि पॉल्यूशन जिसके कारण बिन मौसम बरसात, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, इस तरह की दिक्कतों का सामना हम हाल के समय में फेस करते हैं। हाल के समय में पूरी दुनिया में और इंडिया में भी पॉल्यूशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए हर देश की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। सोलर सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जा रहा है। तो आपकी इस मामले में क्या राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।